इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास 10th वन शॉट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। तो मेरे बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन इस साल 2 बार होने वाला है जैसा कि आपको पता हो चुका होगा, और किस डेट को होगा ये भी आपको पता हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक चैप्टर 1 बाय 1 करके आपके क्लास 10th की पूरा एकदम डिटेल में साइंस का कंप्लीट करवाएंगे। बहुत ज़्यादा बेसिक से आपको एडवांस तक तैयारी पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, इसके अच्छे नोट्स बनाएंगे तो आई एम श्योर 100% गारंटी है, 101% गारंटी है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा एकदम बेहतरीन तरीके से जाएगा। 95, 98, 99% ला सकते हो आप। इस सिक्योरिटी रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जितने लोग ये सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे क्या सर, नहीं, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। लास्ट एग्जाम के कुछ दिनों में जब मैं पूरा ये पढ़ा लूँगा तो कुछ ऐसे टिप्स बता दूँगा, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो मैं तुम्हें क्वेश्चन ही दे दूँगा। तो इसको बस अच्छे से फॉलो करना, और अब वीडियो को स्किप करके देखने से अच्छा है इसको अच्छे से वॉच करो। ठीक है, क्योंकि देखो ऑफलाइन में रहते हैं तो हमारे सामने जो भी टीचर बताता है हम अच्छे से सुनते हैं। ठीक है, नहीं सुनते हैं तो मार खाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में यही दिक्कत है कि चीज़ें मतलब पढ़ा रहे हैं हम, कोई ध्यान तो है नहीं, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। ऑनलाइन एज अ सिस्टम है। ठीक है, चलो फटाफट से बातें नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। देखो जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप 10th में हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। देखो जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें केमिकल रिएक्शन में तो क्या है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, मेरे पास पूरे एनसीईआरटी है, सब क्वेश्चन करवा दिया जाएगा जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर के आए हुए हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन, एक्चुअल में होता क्या है ना, हम लोग तो पढ़ने वाले हैं जिस चीज़ के बारे में उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा इंट्रो होनी चाहिए ना, तो उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, इस केमिकल रिएक्शन को जो कि हो रहा है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस, मतलब जो हमने रिप्रेजेंट किया है ना केमिकल रिएक्शन को, उसको बैलेंस करना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंसिंग भी सिखाया जाएगा आपको, क्योंकि बैलेंसिंग की बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि बैलेंसिंग हर साल पेपर में आपके आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में। मतलब बैलेंसिंग के बिना पेपर ही नहीं बनेगा आपका, चाहे एमसीक्यूज़ में आए, चाहे आपको पूरा 2 नंबर या 1 नंबर में आएगा ही आएगा। ये सिक्योरिटी है, लिख के ले लो, गारंटी है आएगा ही आएगा। नहीं आता है तो इस वीडियो में सीख लेना अच्छे से। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, जो तीसरी टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इन्हीं केमिकल रिएक्शंस जो कि होते हैं वो मेरी इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस इवॉल्व होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट एनर्जी निकलती है। ये सभी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, केमिकल रिएक्शंस की। आगे हम देखते हैं, इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या होता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में भी 2 टाइप्स के रिएक्शन आप पढ़ोगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह से आप ये पूरा टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ लोगे। उसके बाद हम देखेंगे कोरोजन, लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या होगा, जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लीज़, एक 1 बाय 1 करके इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में लेते हैं। सो ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम देखते हैं ये जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन और ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे उन्होंने सबसे पहले एक एक्टिविटी दिया है जो कि 1.1 एक्टिविटी है। इस तरह से कुछ स्टैंड लिया है, जो बर्नर लिया है और एक चिमटा से, ठीक है, ये पकड़ लिया है आपका रिबन, मैग्नीशियम रिबन, Mg मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg। मैग्नीशियम रिबन ले लिया है, पकड़ा हुआ है, क्योंकि हाथ से पकड़ेंगे तो जल जाएंगे, हमें जलाना है उसे, तो इसीलिए चिमटे से पकड़िए। और इस मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा रब कर दिए हैं, थोड़ा सा उसे सैंड पेपर से रब करना होता है। ठीक है, जो भी उस पर ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है वो हट जाए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि क्यों रब करते हैं। रब इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो हट जाती है, तब फ्रेश मैग्नीशियम हो जाता है। तो ये रब किया गया मैग्नीशियम रिबन लिए होते हैं, चिमटे से पकड़ के एक बर्नर के पास लाएंगे, फिर इसके बाद इसका हम इसे बर्न कराएंगे और इसके थ्रू एक केमिकल रिएक्शन होगा। एक केमिकल रिएक्शन होता है और वही रिएक्शन होता है
तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमने केमिस्ट्री में जब भी हमें पढ़ा है तो केमिस्ट्री में दो टाइप का हमने रिएक्शन पढ़ा होगा, एक है फिजिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल रिएक्शंस। तो फिजिकल रिएक्शन तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो और देखे भी होगे रोज़ डेली। आइस जब थोड़ा सा इसे हीट कर देंगे या हीट नहीं करेंगे तभी रख देंगे तो फिर हीट एटमॉस्फेयर के पाके वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो आइस को थोड़ा देर के लिए रख देंगे तो हीट एब्जॉर्ब करके वाटर बन जाएगा। फिर वाटर को भी ठीक है थोड़ी देर के लिए गर्मा दोगे, हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होती है, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, फिर इस तरह से आप कन्वर्ट होता रहता है, इंटरचेंजेबल होता है, मतलब वन स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा और उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, बट उसके फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल प्रोसेस वो होते हैं जिसमें ओनली स्टेट, कलर, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती है। ठीक है, आई बात समझ में, फिजिकल प्रॉपर्टी, आउटर स्ट्रक्चर चेंज है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, मतलब उसमें हीट का एनर्जी निकल रहा है कि नहीं, जो फिजिकल रिएक्शन होती है या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो, इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसे रिवर्स किया जा सकता है, मतलब उसे रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती हैं। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रोसेसेस जैसे केमिकल रिएक्शन होती हैं उसे कभी भी आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, बैक नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग इतना छोटे से थे, बचपन में इतने छोटे थे, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, तो धीरे 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 बड़े हो जा रहे हैं। तो क्या हम फिर से चाहेंगे कि हम छोटे हो जाएं? नहीं हो पाएंगे, नॉट पॉसिबल। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाता है लोहे पे, तो क्या पहले जैसा आयरन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे जो देख रहे हो आप, रिबन जो बर्न हो चुका है ये कुछ पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पाउडर है क्या उससे फिर से मैग्नीशियम रिबन में लाया जा सकता है? नहीं, वो केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन कैन नेवर बी बैक, इट इज़ ए इरिवर्सिबल रिएक्शन। आई बात समझ में बहुत अच्छी से डिटेल में। अब यहाँ पे जो ये केमिकल प्रोसेसेस हुई हैं, केमिकल रिएक्शन हुई है, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया गया है। देखो हम थोड़ा सा इस एक्टिविटी को हम देखते हैं। देखो एक्टिविटी में बोला गया है एक वॉच ग्लास लिया गया है जिसमें आपको यह भी जहाँ भी जो भी जलेगा वो आएगा और यहाँ पे इस तरह से लिया गया है। ठीक है, बोल क्या रहा है एनसीईआरटी, आप इसको जब भी मैग्नीशियम रिबन को जब भी लाइट के प्रेजेंस में बर्नर के पास लाओगे तो एक वाइट डेजलिंग लाइट, बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल लाइट के साथ बर्न करेगा। ठीक है, वाइट डेजलिंग लाइट के साथ बर्न करेगा और ऐश बनाएगा, और इस ऐश में मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी, एक वाइट कलर ऐश बनेगा। ठीक है, वाइट कलर ऐश, राख, वाइट कलर का राख बन जाएगा। अब ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, नॉर्मल हम देखते हैं। जब मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में है, ये चूँकि यहाँ पे खुले जगह में हो रहा है तो एयर के कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है। तो एयर के कांटेक्ट में यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है मैग्नीशियम, जब ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट करेगा प्लस, ठीक है, तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपने यहाँ पे देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन्हीं यहाँ पे जो लिखा गया है रिएक्शन को, इतना बड़ा बड़ा न लिख के हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। मतलब जो भी आगे का जो दो लेटर है उसको आप ले लेते हो और उसे छोटा सा बना देते हैं। केमिकल रिएक्शन को हमने छोटा कर दिया, मतलब इतना बड़ा बड़ा कौन लिखने जाएगा यार, अभी तो फिलहाल चल जा रहा है काम, इतने में हो जा रहा है, और भी कई सारे रिएक्शन आएंगे तो फिर कैसे करोगे। इसीलिए हमें छोटा में, केमिस्ट्री में सच हर चीज़ को सिम्बलाइज किया जाता है, समय चीज़ को एकदम छोटा कर दिया जाता है, तो वैसे हमें समझना है। तो मतलब इधर का आपने ऐसे कर दिया। अब ये जो बीच वाला जो आपने एरो देखा है ये क्या बताता है, जो ये बीच वाला एरो बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुई है। अगर इस डायरेक्शन में, इसकी क्या है, मुंडी है ये क्या है, इसका जो हेड है उस डायरेक्शन में है, जिस साइड हेड होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यानी कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो चीज़ बनेगी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनी है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। हेड साइड वाला प्रोडक्ट होगा और टेल साइड वाला, पीछे साइड वाला क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं रिवर्स कर देता तो अब बताओ प्रोडक्ट कौन होगा, रिएक्टेंट कौन होगा। अब ये रिवर्स होगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा और ये रिएक्टेंट हो जाएगा। समझ में आई। बस इस हेड और टेल का कमाल है। फिलहाल आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट। अब दूसरी बात यहाँ पे समझने की है, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन आया है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमें क्या दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, ठीक है, रिप्रेजेंट तो कर लिए, बट ये 2 कहाँ से लगा दिए, ये 2 आया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो 2 कैसे आ गया।
तो ये 2 आया है बैलेंसिंग से, केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग से, तो हम आपको बैलेंसिंग सिखाएंगे, ठीक है, जस्ट इसी के बाद। चलो, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी मोटा मोटा तौर पे। चलिए अब हम बैलेंसिंग पे चलते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। चलो, अभी हमने देखा केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्हीं केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर ऐसा आपको फॉर्म मिल जाता है, ऐसा ये पूरा इक्वेशन का फॉर्म मिल जाएगा, हमने जो भी इक्वेशन दिया था उसको हमने जस्ट इससे लिख दिया, तो इस टाइप के इक्वेशंस को बोलते हैं क्या, स्केलेटल इक्वेशन। एज इट इज़ आपने उतारा, उसे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। अब सर ये स्केलेटल इक्वेशन कहते किसे हैं, जो भी आपने केमिकल रिएक्शन होता है उसको जस्ट आपने कोई बैलेंसिंग फैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपने उतार दिया वैसे उसको बोलते हैं क्या, स्केलेटल इक्वेशन। इसमें बैलेंसिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जब नहीं हुआ रहता है तो उसे बोलते हैं क्या, स्केलेटल इक्वेशंस। आपके एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट लिखी गई है। देखो, अब हम यहाँ पे देखते हैं इस स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बैलेंस क्यों करना ज़रूरी है ये समझते हैं इसके बारे में, कि दुनिया की सभी जो इक्वेशन होती हैं, दुनिया की सभी रिएक्शन होती है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं, LCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होती क्या है, तो यस, जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है LCM जिसे हम बोलते हैं, वो रिएक्टेंट साइड का जो मास होता है और जो प्रोडक्ट साइड का मास होता है वो इक्वल होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन होती है एवरी रिएक्शन, दुनिया की सारी रिएक्शन इसको फॉलो करती है। मतलब इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला, क्या, मास, किसका मास, रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास बराबर होनी चाहिए। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। देखो, मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अभी कितने लोगों को ये भी नहीं पता होगा, मास 24 होता है। क्लास 9 में पढ़े होगे ना एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक नंबर। जब नहीं पढ़े हो तो जाके चेक कर लो पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 कर देना, कितना हो जाएगा 32। अब तुम ही बताओ 24 + 32 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 इधर साइड है तो उधर साइड भी 56 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द LCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम का है 24 और ऑक्सीजन है 16, एक ही ऑक्सीजन है, 24 + 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब बताओ 14 इधर है मास और यहाँ पे 56 है, क्या ये इक्वल है, नहीं। जब ये इक्वल नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन जो है हमने लिखा है वो गलत है, ठीक है, ये इक्वेशन गलत है, इसको बैलेंस, ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये जो इक्वेशन लिखा गया है वो क्या है, वो अनबैलेंस इक्वेशन है, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा तभी ये वैलिड रहेगा नेचर में, नहीं तो फिर अन्यथा वैलिड नहीं होगा। अब इसे बैलेंस कैसे किया जाता है ये बात हम लोग देखते हैं कि देखो, इधर का जो मास है इधर का मास बराबर आना चाहिए तभी ये वैलिड होगा। तो हमें बराबर कैसे करेंगे, इधर साइड को ज़्यादा कर लो या इधर साइड कम कर दो, मतलब इक्वल इक्वल करना होगा। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बैलेंसिंग का। बात आती है यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करें, तो बैलेंसिंग करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ एटम काउंट करनी होगी, रिएक्टेंट साइड की और प्रोडक्ट साइड की। अगर आप नंबर ऑफ़ एटम काउंट करोगे, रिएक्टेंट साइड का एटम्स बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट साइड के एटम के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो भी वैलिड हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो ये चीज़ें आई है वो एटम से ही तो आई है। यहाँ पे मैग्नीशियम एक एटम था, यहाँ पे मैग्नीशियम एक एटम था, ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो क्या बराबर है एटम्स, नहीं। तो हमें एटम्स को बैलेंस करना है, ना कि हमें मास को बैलेंस करना है, ठीक है। आई बात समझने, आप एटम्स को बैलेंस कर दो, सिंपली आपका पूरा हो जाएगा बैलेंस। चलो अब हम देखते हैं करके, यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं बताओ, 1 एटम है, मैग्नीशियम के 1 एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। ये भी देखो 1 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 × है, तो 1 × 2 करोगे कितना हो जाएगा, 2 एटम्स। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। अब यहाँ पे कितने लोगों को एटम भी नहीं पता, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होता, नहीं पढ़ा होता फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके रखो, फिर हम पढ़ाएंगे। चलो आगे देखो, ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, यानी मतलब रिएक्टेंट साइड देखना है टोटल, आगे भी रहेगा पीछे भी रहेगा, तो दाएं बाएं सब जगह देखना पड़ेगा। रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, यहाँ पे देखो ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 1 है, तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए सिंपली है मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मत कर देना, यहाँ पे करना है,
यहाँ पे करोगे तो ये 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, तो आपको मैग्नीशियम को भी 2 करना पड़ेगा। आपका ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये स्केलेटन इक्वेशन था, अब ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। आई बात समझे? अब हम इसे जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से चेक करके देखेंगे तो दोनों का मास सारा बराबर आ जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 2 × 24 करोगे, यहाँ पे 2 × 16 करोगे। कैसे करोगे? भैया यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो इस तरह से आप कर देना। 2 × 24 प्लस कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन भी कितना है? 2, 16 × 2। चलो इसका करो, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 32। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका? 18। इसको ऐड करो और 24 48 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, इसका भी 80 आएगा। मतलब इसका मास और इसका मास, रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि यस ये वैलिड है। तो वैलेंस इक्वेशन, दुनिया की सारी वैलेंस इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगी, यानी कि वो इक्वल होंगी, सही होंगी। ये वाले हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू। ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेज हो सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो सकता है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो आए हैं वो भी हो सकते हैं। एवरीथिंग आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। करीब 10 से 15 क्वेश्चन यहीं पे निपटाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप देखना, आराम से फॉलो करना। देखो यहाँ पे देखो, ये रिएक्टेंट साइड है और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट साइड, क्योंकि इसका हेड जो है इस साइड है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सिंपली ये देख लेना है, पहली बात तो ये सोचना है, ठीक है। उसके बाद हम नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है बताओ? इसमें हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम है? देखो ये H2 लिखा है, इसका मतलब ये होता है इसमें 2 है हाइड्रोजन के एटम्स, एक H एक H, इस तरह से ये एटम्स होते हैं। ये क्या है टोटल? एक हमारा होता है मॉलिक्यूल। देखो ये होता है वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल। अब इन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? देखो ये 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो यानी कि एटम्स क्या होते हैं? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा। अगर हम बात करें O2 की, बताओ कितने एटम होंगे? ऑक्सीजन के 2 एटम हो जाएंगे, OO। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है, इनटू में वहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो 1। ये कोफिशिएंट होते हैं जो सामने लिखे होते हैं, जो भी सभी ने वो भी सामने लिखे होते हैं, वो कोफिशिएंट होते हैं। और इधर वाले जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। तो एटम्स इंटू कोफिशिएंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये जानना जरूरी है। यहाँ पे तुम तो कर दोगे कि सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सिंपल हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, सिंपल दिख रहा है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल कर नहीं पाओगे। अगर मैं बोल दूँ यहाँ Na2CO SO4 इस तरह से, अब बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर आप बच जाओगे। आपको तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा 2 यहाँ पे सोडियम एटम है और यहाँ पे 1 सल्फर एटम है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो आगे लिखे होते हैं कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, तब जाके आपका करेक्ट एटम्स का नंबर मिलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इसका है कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 एटम है और इसके मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट से 10 × 2, कितना हो जाएगा? सोडियम के एटम्स 20 हो जाएंगे। अब तुम ही बताओ सल्फर के कितने? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फर के कितने एटम होंगे? 10 × 1, कितना हो जाएगा? 10 × 1। ये किसका था? सोडियम का था, ये सल्फर का होगा और ऑक्सीजन का भी हम देख लेंगे। तो 10 × 1 करोगे तो 10 आ जाएगा। एटम्स किसका? सल्फर का। अब ऑक्सीजन का बताओ। ऑक्सीजन में देखो यहाँ पे 10 × 4 करेंगे, 10 × 4 करेंगे तो 40 एटम हो जाएगा, किसका? ऑक्सीजन का। तो इस तरह से आपको आना चाहिए। अगर मान लो यही चीज़ लास्ट में लिखा होता, यहाँ पे अगर 2 लिख दिया होता तो आप क्या करते? मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का 2 टाइम्स × 10, अब पूरा आपको 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये समझना पड़ेगा आपको हार्ड लग सकता है लेकिन थोड़ा सा समझो इसको, तभी आपको आप बड़े बड़े क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो ये होता है, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे एक बार, मतलब सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपको पूरा एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है बैलेंसिंग। हमें बैलेंसिंग सीखने से थोड़ा सा ये छोटा मोटा जो डाउट रहता है स्टूडेंट का वो हम क्लियर कर रहे थे। देखो सबसे पहले हम रिएक्टिव साइड का एटम्स काउंट करेंगे। देखो इसमें 1 × 2 है, कितना एटम होंगे? 2। 1 × 2 करेंगे तो कितना एटम है? 2। अब सबसे पहले हमें बैलेंसिंग के लिए 2 नियम आपको याद रखनी पड़ेगी। जब भी आप बैलेंसिंग करने जाओ, ठीक है, जब भी आप बैलेंसिंग करने जाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है, बाकी सभी मेटल्स एंड नॉन मेटल को करना है। क्या मैं बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में हमें बैलेंस करना है, नहीं तो आप बच जाओगे।
पहले ही मत कर देना, आप लास्ट में करना, ठीक है, बाकी सबको ऐड करना। चलो अब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं को हम लोग किसी एक को पकड़ते हैं और कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, 2 एटम है, तो इधर भी 2 एटम है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे कितने एटम है, 1 एटम है भैया, 1 × 1 करोगे तो 1 ही एटम आएंगे ना, सिंपल है। तो नहीं दिख रहा है साफ साफ, तो हटा दो इसको, कन्फ्यूजन हो रहा है तुम लोग को, तो इसको हटा दो। अब इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इससे में क्या करें कि 2 ऑक्सीजन हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखोगे 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस साइड 4 हाइड्रोजन, इस साइड 2 हाइड्रोजन, तो इधर भी हमें 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी, तो आपका यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ये रहा का कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है, एक बार आप पकड़ लोगे ना चीज़ों को, फिर आप, मैं मानता हूँ पहली बार में समय लगता है हर किसी के। यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, फिर एक बार जब वहाँ पे पहुँच जाओगे फिर आराम से तुम करते चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आयरन जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, मतलब किसी आयरन नेल को जो वाटर में डाल दोगे ना, वाटर में डाल दोगे तो उसके साथ रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो क्या बनाएगा, Fe3O4, आयरन के कुछ ऑक्साइड बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये चीज़ होती है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, कैसे होगा, ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना है। देखो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ो, पहले इसको ही मत बैलेंस करना, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करना है। पहले आप मेटल एंड नॉन मेटल अगर है तो उसको कर लो। आयरन है, पहले आयरन को चेक करो, आयरन यहाँ पे 1 है इस पूरे रिएक्टेंट साइड और इस पूरे प्रोडक्ट साइड में, देखो चेक करो, आयरन 1, आयरन 3, ठीक है। तो हमें क्या करें कि यहाँ पे 3 हो जाए, तो सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लगा दोगे। अब यहाँ पे इसको चेक करो, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ये तो सही है। आगे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहाँ पे 1 × 1 करोगे 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 × 1, 1 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। तो हमें ऐसा क्या कर दें कि यहाँ भी 4 हो जाए, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब क्या दिक्कत आ रही है, हाइड्रोजन की दिक्कत आ रही है, देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला था कि आप जब भी करो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लास्ट में ही किया जाता है। इनफैक्ट आप हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करो यार, ऑक्सीजन से भी लास्ट में करो, तब मज़ा आ जाएगा, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8, 4 × 2 = 8, इसी चीज़ की मैंने बात कर रहा था। अब 4 × 2 = 8, अब कितने लोग इसको देखकर बोलेंगे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन थोड़ी ना होगा, इसमें 4 कोफिशिएंट लगाया, कोफिशिएंट इंटू एटम्स, तब हम जाके नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे। तो यहाँ देखो 4 × 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे और यहाँ पे 2, तो हमें इसे 8 बनाना है, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, तो लो हमारा बैलेंस हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। 3 आयरन, 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा।